नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो की श्रृंखला में हमने 50 प्रश्नों को देखा था। उसी की कड़ी में आज यह हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें आप दिल्ली सल्तनत के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आज आइए शुरू करते हैं बिना विलंब के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? हमारे ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस सुल्तान ने पैमाइश के बाद भूमि की आधी फसल राजस्व के रूप में मांगी थी? हमारे ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें जो भूमि का राजस्व था 1/2 यानी 1/2% या फिर 50% जो मांग की थी उस सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत में ही सिकंदर लोदी ने भी जो राजस्व की मांग है उसे 50% या फिर 1/2 मांगी थी। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की? तो हमारे ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। तो जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है वह अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। ठीक, आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके लिए मूल्य नियंत्रण नीति लागू की? हमारे ऑप्शन है सैनिक, व्यापारी, किसान या आम जनता। यानी कि जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी उसी के अंतर्गत मूल्य नियंत्रण यानी वस्तुओं का जो दाम था, मूल्य था, उसको नियंत्रित किया या फिर निश्चित किया गया था राज्य के द्वारा। तो वो सैनिकों के लिए किया गया था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली शुरू की। उसी के अंतर्गत इसके सैनिकों की संख्या जो थी अधिक थी, तो उनके भरण पोषण के लिए, ताकि उनको नियमित रूप से राजस्व या फिर पैसे की जो उनका वेतन है उनके उपलब्धता के अनुकूल रहे, इसीलिए उसने बाजार में जो वस्तुएं उनकी मांग को, उनकी मूल्य को निर्धारित किया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक को सबसे अधिक मंगोल आक्रमणों का सामना करना पड़ा? हमारे ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर बहलोल लोदी। तो सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण हुए। अगर ऐसा प्रश्न आता है कि सबसे ज़्यादा विद्रोह किस सुल्तान के समय हुए, तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे अधिक क्या हुआ? विद्रोह हुए इसके समय। लगभग 34 विद्रोह इसके समय में हुए थे। आगे देखते हैं। किस सुल्तान ने अमीरों को उसकी अनुमति के बिना भोज और उत्सव आयोजित करने तथा विवाह गठबंधन करने से मना किया था? हमारे ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। यानी निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान है जिसने अमीरों को मना किया? बिना राजा की अनुमति या फिर बिना सुल्तान की अनुमति के ना तो वो विवाह कर सकते हैं, ना किसी भी अपने अमीर दोस्त को भोज पर निमंत्रण दे सकते हैं। तो ऐसा शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने किसी भी प्रकार के विवाह की पूर्व अनुमति आवश्यक कर दी। यानी अगर कोई अमीर दूसरे अमीर से अपने पुत्र या पुत्री का विवाह करना चाहता है तो उसको सबसे पहले सुल्तान की अनुमति लेनी पड़ेगी। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक ने एकता को समाप्त कर दिया? हमारे ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। यानी कि एकता प्रणाली के बारे में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले भारत में लागू करने का श्रेय मोहम्मद गौरी को है। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली में सुधार किया और बड़े पैमाने पर उसे भारत में लागू किया। तो उसी के अंतर्गत अलाउद्दीन ने एकता प्रणाली को समाप्त किया और सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली को शुरू किया। ठीक, आइए देखते हैं आगे। मलिक काफूर के जनरल थे। यहाँ पर जो प्रश्न है मिस प्रिंटिंग है। मलिक काफूर किसका जनरल था या फिर किसका सेनापति था? तो हमारे ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति मलिक काफूर था, जो अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देखते हैं।
दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा वह पहला सुल्तान था जिसने अपने सैनिकों को नगद भुगतान किया था? इसके पहले ही मैंने बताया था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली शुरू की। उसी के अंतर्गत बाजार नियंत्रण जो प्रणाली है उसने प्रारंभ किया था। आगे देखते हैं, दाग, घोड़े को दागना और चेहरा में सिपाहियों की वर्णनात्मक भूमिका की प्रणाली की शुरुआत किसने की? हमारे ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिरोज शाह तुगलक। यानी कि घोड़े के ऊपर एक ऐसा कोई चिन्ह बनाना और उसे के बाद जो उसके सिपाही हों या सैनिक हो उनका हुलिया लिखना कि उनका चेहरा किस कलर का है, बालों की रंगत क्या, हाइट कितनी है, इन सब चीज़ों का विवरण लिखने की परंपरा जो शुरू की अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चेहरा लिखने की प्रक्रिया की शुरुआत की, उसी से यह जो प्रणाली है जुड़ी हुई है। आगे देखते हैं, तीसरे मंगोल आक्रमण में निम्नलिखित में से कौन सा सेनापति मारा गया? हमारे ऑप्शन है नुसरत खान, उलूग खान, जफर खान या फिर अकद खान। ये सब जो सेनापति हैं ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हैं। तो इसमें जो जफर खान है, जफर खान ही मंगोल आक्रमण में मारा गया। और जो नुसरत शाह था, नुसरत खान चित्तौड़ के आक्रमण में इसकी मृत्यु हुई थी। जब जफर खान की मृत्यु होती है तो अलाउद्दीन कहता है कि मुझे बिना अपमानित हुए उससे मुक्ति मिल गई। ठीक, आगे देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन अभियान के दौरान उसकी सेना का कमांडर था। हमारे ऑप्शन है ऐनुल मुल्क मुल्तानी, नुसरत खान, मलिक काफूर, उलूग खान। हमारा जो सही उत्तर होगा मलिक काफूर। मलिक काफूर ने दक्कन या फिर दक्षिण अभियान में अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व किया था। आगे देखते हैं, मध्यकालीन भारतीय शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले एक अलग आरिज विभाग की स्थापना की। दूसरा ऑप्शन है बलबन ने अपनी सेना में घोड़ों की ब्रांडिंग प्रणाली शुरू की। तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसके चाचा दिल्ली की गद्दी पर बैठे। चौथा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक ने दासों का एक अलग विभाग स्थापित किया। तो हमारा जो सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दासों का एक नया विभाग स्थापित किया था। और जो दीवाने आरिज है, आरिज विभाग जो है दीवाने आरिज, इसकी स्थापना किसने की थी? बलबन ने। बलबन ने दीवाने आरिज विभाग की स्थापना की। और जो घोड़ों की ब्रांडिंग प्रणाली जिसे हम दाग प्रथा कहते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसके चाचा दिल्ली की गद्दी पर बैठे। यह क्वेश्चन प्रश्न जो ऑप्शन है गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसके चाचा नहीं बल्कि उसके चाचा का भाई जो है गद्दी पर फिरोज शाह तुगलक बैठा। ठीक, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के अधीन कुलीन नहीं था? ऐनुल मुल्क मुल्तानी, जफर खान, नुसरत खान या मुनीम खान। तो हमारा जो सही उत्तर होगा मुनीम खान। मुनीम खान जो है अलाउद्दीन खिलजी की सेना में किसी भी पद पर या फिर उसके किसी भी प्रशासन में किसी भी पद पर नहीं था। मुनीम खान मुगल काल से संबंधित है। आगे देखते हैं, जब उसे राजसत्ता प्राप्त हुई तो वह शरीयत के नियमों और व्यवस्था से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह बयान किस सुल्तान के लिए दिया था? यानी कि यह जो कथन है जब उसे राजसत्ता प्राप्त हुई वह शरीयत के नियमों से पूर्णतः मुक्त था, यह कथन बर्नी ने किस राजा के लिए या फिर किस सुल्तान के संबंध में कहा है? हमारे ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो यह आप सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के लिए बर्नी ने यह कथन कहा है। आगे देखते हैं, 1306 ईस्वी में कौन सी नदी मंगोल और दिल्ली सल्तनत के बीच सीमा का काम करती थी? यानी कि कौन सी नदी ऐसी है जिससे मंगोल और दिल्ली सल्तनत, मंगोल से राज्य और दिल्ली सल्तनत के बीच सीमा का निर्धारण होता था? हमारे ऑप्शन है ब्यास, रावी, सिंधु या फिर सतलज। तो हमारा जो सही उत्तर होगा सिंधु नदी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? हमारे ऑप्शन है देवगिरी क्या इसके शासक रामचंद्र देव थे? बी वारंगल क्या शंकर देव थे? होयसला क्या वीर बल्लाल यहाँ के शासक थे? मदुरई वीर पांड। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वारंगल, यहाँ के जो शासक शंकर देव नहीं थे। यानी कि इसमें पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। वारंगल के जो शासक थे प्रताप देव थे, प्रताप चंद्र देव।
यही यहाँ के शासक थे। आगे देखते हैं, 1309 से 1311 के बीच मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में 2 अभियानों का नेतृत्व किया। अभियानों का महत्व इसमें निहित है कि, हमारे ऑप्शन इसमें कोड दिया है, उन्होंने दिल्ली के शासकों की ओर से उच्च स्तर की निर्भीकता और साहस की भावना को दर्शाया। दूसरा है, आक्रमणकारी बेशुमार दौलत लेकर दिल्ली लौट आए। तीसरा है, उन्होंने ताज़ा भौगोलिक ज्ञान प्रदान किया। चौथा है, अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को मलिक नायब या फिर साम्राज्य के वाइस रेजिडेंट के पद पर पदोन्नत किया। तो इसमें जो हमारे सही उत्तर होंगे, अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को मलिक नायब बनाया था या फिर उसी को वाइस रेजिडेंट, ये सही है। उन्होंने ताज़ा भौगोलिक ज्ञान प्रदान किया, यह गलत है, क्योंकि मलिक काफूर से पहले अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। तो भौगोलिक ताज़ा ज्ञान किसने, अलाउद्दीन ने दिया था। आक्रमणकारी बेशुमार दौलत लेकर दिल्ली लौट आए, सही है यह, क्योंकि मलिक काफूर ने जब दक्षिण भारत में आक्रमण किया, बहुत सारा धन वहाँ के शासकों से लेकर के आया था। उन्होंने दिल्ली के शासकों की ओर से उच्च स्तर की निर्भीकता और साहस की भावना को दर्शाया था, यह भी सही है। यानी कि 1, 2 और 4, 1, 2, 4 बी ऑप्शन हमारा सही है। देखते हैं अगला प्रश्न, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अलाउद्दीन खिलजी ने खाद्यान्नों की कीमतें तय की। दूसरा है, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया। तीसरा ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान किसानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला भू राजस्व का हिस्सा उपज का आधा कर दिया गया था। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने खाद्यान्नों की कीमतें तय की, सही है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, यह भी ऑप्शन सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान किसानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला जो राजस्व है वह आधा था, यानी 1/2 यानी 50% था, तो यह भी सही है। यानी कि तीनों 1 और 2 और 3 कथन सही है। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अलाउद्दीन खिलजी ने आचार्य महासेना के साथ धार्मिक प्रवचन किया। दूसरा है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों से राजस्व के रूप में कृषि उपज का छठा हिस्सा मांगा। तो हमारा यह गलत है, छठा हिस्सा नहीं, 1/2 यानी कि 1/2 हिस्सा 50% था। अलाउद्दीन खिलजी ने आचार्य महासेन के साथ धार्मिक प्रवचन किया था, धार्मिक विषय पर चर्चा किया था, यह सही है। तो हमारा केवल 1 सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? हमारे ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी या फिर सिकंदर लोदी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ ला करके दिल्ली में स्थापित करवाए थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनी या मुबारक शाह खिलजी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, खिलजी वंश के शासक मुबारक शाह खिलजी ने खलीफा की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और स्वयं को खलीफा घोषित किया था। आगे देखते हैं, किस इतिहासकार ने लिखा है कि मुबारक शाह कभी कभी शाही दरबार में नग्न अवस्था में आता था? हमारे ऑप्शन है, इब्न बतूता, बर्नी, इशामी या निकोलो डी कोंटी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, यह उल्लेख बर्नी ने किया है। बर्नी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मुबारक शाह खिलजी अक्सर नग्न अवस्था में या फिर महिलाओं के कपड़े पहन करके दरबार में आ जाता था। आगे देखते हैं, किस वंश के सुल्तानों ने देश पर सबसे अधिक समय तक शासन किया? हमारे ऑप्शन है, खिलजी वंश, लोदी वंश, गुलाम वंश या फिर तुगलक वंश। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया था। आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित सेनापतियों में से कौन अंततः तुगलक वंश का पहला सुल्तान बना? हमारे ऑप्शन है, गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खान, महमूद खान। तो इसमें जो सही उत्तर होगा गाजी मलिक। गाजी मलिक का ही नाम गियासुद्दीन तुगलक था। गियासुद्दीन तुगलक, इसका जो पहला नाम था गाजी मलिक था
और दिल्ली सल्तनत में गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान था। अब जफर खान के बारे में मैंने बताया ही था, मंगोल आक्रमण में मारा गया था और मलिक काफूर उसके दक्षिणी अभियानों का नेतृत्व करता था और प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुआ था। आगे देखते हैं, गाजी मलिक किस राजवंश का संस्थापक था? तो अभी मैंने इसके पहले ही प्रश्न में बताया था, तुगलक वंश, जो गियासुद्दीन तुगलक है उसी का नाम गाजी मलिक था। आगे देखते हैं, किस सुल्तान का सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से, यहाँ पर गलत टाइप हुआ है, निजामुद्दीन औलिया से विवाद हुआ था? हमारे ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो हमारा जो सही उत्तर होगा गियासुद्दीन तुगलक से निजामुद्दीन औलिया जो प्रसिद्ध सूफी संत थे इनके समय विवाद हुआ था और गियासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को पत्र भेज कर बोला था कि आप दिल्ली खाली कर दो या फिर दिल्ली छोड़ के चले जाओ। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हुनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी कि अभी दिल्ली दूर है। तो उसके पहले ही, दिल्ली से पहले ही गियासुद्दीन तुगलक की जो लकड़ी का मकान बना रहता है उसके स्वागत के लिए जब यह बंगाल अभियान से वापस आ रहा होता है, और ऐसा माना जाता है, कई इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जानबूझ करके ऐसे महल का निर्माण करवाया था जिसके गिरने से गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी भी वर्ष में भू राजस्व केवल नाम मात्र अर्थात निर्धारित राजस्व का 10वां या 11वां हिस्सा ही बढ़ाया जा सकता है? यानी कि जो राजस्व बढ़ाया जाता है तो वो सिर्फ 1/10 भाग या फिर 1/11 भाग ही बढ़ाया जा सकता है एक बार में। हमारे ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो हमारा जो सही उत्तर होगा गियासुद्दीन तुगलक। देखते हैं, भारत की पहली पूर्णतः मुस्लिम शैली में बनी मस्जिद कौन सी है? हमारे ऑप्शन है ऊखा मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जमात खाना मस्जिद या फिर खिड़की मस्जिद। तो हमारा जो सही उत्तर होगा जमात खाना मस्जिद, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। यह कहाँ पर है? दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास में है। और जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है इसे ऐबक ने बनवाया था। इसका जो निर्माण शैली है वह पूर्णतः मुस्लिम धर्म पर आधारित है, मुस्लिम वास्तुकला पर आधारित है। इसमें किसी भी प्रकार के हिंदू शैली के वास्तुकला निर्माण पद्धतियों का प्रयोग नहीं किया गया। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि पूर्णतः इस्लामिक शैली में बनी पहली मस्जिद जमात खाना मस्जिद है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं, गियासुद्दीन तुगलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उपाय नहीं अपनाया गया था? हमारे ऑप्शन है उन्होंने बंटवारे के पक्ष में माप को त्याग दिया, गांव के प्रमुखों को उनकी अनुलाभें वापस दे दी, सरकार की मांग का आधार फसल की विफलता के लिए पर्याप्त प्रावधान के साथ हुक्म ए हासिल उपज के अनुसार होना था। अगला ऑप्शन है उसने अलाउद्दीन द्वारा निर्धारित राजस्व के पैमाने में बड़ी कमी की और इसे सकल उपज के 6वें हिस्से तक कम कर दिया। इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा उसने अलाउद्दीन द्वारा निर्धारित राजस्व के पैमाने में बड़ी कमी की और इससे सकल उपज के 1/6वें हिस्से तक कम किया। तो यह जो 6वां हिस्सा है यह गलत है, 1/3 ही कम किया था उसने। ठीक, तो उसने जो राजस्व की दर है उसे 1/3 तक ही घटाया। अलाउद्दीन खिलजी 1/2 लेता था संपूर्ण राजस्व का, तो गयासुद्दीन ने उसे कम करके 1/3 हिस्सा कर दिया था। देखते हैं अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से भी जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है उलूग खां, जौना खां, जफर खां या फिर शाइस्ता खां। तो हमारा जो सही उत्तर होगा जौना खां। जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था और इसी की याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर को बसाया था। किसकी याद में? जौना खां की शहर में, जौना खां की याद में किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक जो खगोल विज्ञान,
गणित और चिकित्सा सहित शिक्षा की विभिन्न शाखाओं में पारंगत था। हमारे ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक था। और इसी के संबंध में क्या कहते हैं, अनेक इतिहासकार कहते हैं विद्वान मूर्ख की संज्ञा इसे देते हैं। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी स्थानांतरित किया था। हमारे ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो हमारा जो सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की जो राजधानी दिल्ली से दौलताबाद या फिर देवगिरी स्थानांतरित किया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत के दौरान दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। हमारे ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर इल्तुतमिश। तो हमारा जो सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की कृषकों को राहत देने के लिए। इसी के माध्यम से तकावी ऋण यानी अग्रिम ऋण की योजना जो मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू की थी। ठीक, आगे देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अलग कृषि विभाग की स्थापना की थी और फसल चक्र की योजना बनाई थी। हमारे ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया था मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग के लिए एक अलग दीवान अमीर कोही की स्थापना की और फसल चक्र की योजना भी बनाई थी। आगे देखते हैं, होली के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। हमारे ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर इब्राहिम लोदी। तो होली जो त्यौहार है उसमें सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने ही भाग लिया था। तो हमारा उत्तर जो सही होगा मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखते हैं, उस जैन संत का क्या नाम था जिनसे मोहम्मद बिन तुगलक ने चर्चा की थी। हमारे ऑप्शन है ऋषभदेव, हेमचंद, जिन सेन सूरी या जिन प्रभा सूरी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा जिन प्रभा सूरी। इनसे ही इल्तुतमिश ने इनसे ही मोहम्मद बिन तुगलक ने परिचर्चा की थी धर्म के मामले में। आगे देखते हैं, मोरक्को यात्री इब्न बतूता के शासन काल के दौरान भारत का दौरा किया था। यानी किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था। ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर या फिर महमूद गजनी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता जो उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को देश का रहने वाला था वो भारत आया था। आगे देखते हैं, निम्न में से किसने सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। हमारे ऑप्शन है अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह या फिर जियाउद्दीन बरनी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा इब्न बतूता। इब्न बतूता ने दिल्ली सल्तनत की विस्तृत डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। आगे देखते हैं, राजा अपनी प्रजा से मुक्त हो गया और वे अपने राजा से बदायूं ने किसकी मृत्यु पर टिप्पणी की है। हमारे ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु होती है तो उनकी मृत्यु पर बदायूं कहता है कि प्रजा अपनी राजा से मुक्त हो गई। आगे देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित कार्यक्रमों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। कट करिए, फिर से करिएगा, ये बोल नहीं पाया। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित कार्यक्रमों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है राजधानी स्थानांतरण, दोआब में कराधान में वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रख्यापन, खुरासान अभियान। तो इसमें देखते हैं कि कब कौन कौन से इसने किस सन में कार्य किए थे। तो राजधानी का जो स्थानांतरण है ये 1327 में। दोआब में जो कराधान में वृद्धि यानी कर में वृद्धि थी 1325-26 में 25-26 में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 में हुआ था। और खुरासान जो अभियान है यह 1332 से लेकर के 34 के मध्य में हुआ था। खुरासान अभियान के समय ही कराची अभियान हुआ।
कराची अभियान। तो इसमें मिलान करते हैं तो सबसे पहले जो आएगा द्वाब में कर वृद्धि यानी 2 पहले आएगा, फिर 1 आएगा राजधानी स्थानांतरण, फिर आएगा 3, 2 1 3, 2 1 3 और 4। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर ये मिस प्रिंटिंग है। आगे देखते हैं, लोक निर्माण विभाग की स्थापना पहली बार द्वारा की गई थी, यानी किसके द्वारा पहली बार लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। हमारे ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के समय ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, क्योंकि इसके समय में दासों की जो संख्या सबसे अधिक, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक दासों को रखने वाला जो शासक था फिरोज शाह तुगलक था। इसके समय लगभग 2 लाख दास थे। यह दासों को विभिन्न प्रकार के हस्तकलाओं में पारंगत करने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए अनेक सुविधाएं दी थी। उनके लिए अलग अलग ढंग से चीज़ों को सीखने के कार्यालय बनाए गए थे। तो उसी के तहत इसने फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, दिल्ली का वह सुल्तान जिससे भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए जाना जाता है वह था। हमारे ऑप्शन है इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। तो भारत में जो नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाया, फिर भारत में सबसे ज़्यादा नहरों का विकास किया, वह था फिरोज शाह तुगलक। अगर ऐसा प्रश्न आता है कि भारत में सिंचाई के लिए, दिल्ली सल्तनत में सिंचाई के लिए सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने किया, तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में सिंचाई के लिए सबसे पहले नहरों का निर्माण किया। आगे देखते हैं, हब ए सर्ब या सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। हमारे ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो हमारा जो सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही नहरों का अत्यधिक विकास किया और नहरों के माध्यम से अगर किसान सिंचाई करता था अपने खेतों की तो उसे हक ए सर्ब यानी सिंचाई कर देना होता था। आगे देखते हैं, फतेहाबाद जिले का नाम 14वीं शताब्दी में द्वारा स्थापित एक अज्ञात मुख्यालय शहर से लिया गया है, जिन्होंने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था। तो यानी फतेहाबाद जिले या फिर फतेहाबाद शहर का मतलब स्थापना किसने की थी। देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, हुमायूं या फिर गयासुद्दीन तुगलक। तो फतेहाबाद शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। आगे देखते हैं, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था। हमारे ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, सिकंदर लोदी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। ठीक, अगर ऐसा प्रश्न आता है कि भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, तो जो भारत में सबसे पहला आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, उसने भारत में सिंध पर सबसे पहले जजिया करके आरोपित किया था। आगे देखते हैं, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपाय किए। हमारे ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनेक बाग लगाए और बागों में अनेक किस्मों के पौधे लगाए। तो उसने जो यह आपने देखा कि लोक निर्माण विभाग सबसे अधिक नहरों का निर्माण कर रहा है और क्या कर रहा है, भारत में बागों को लगाया, सबसे अधिक शहरों को बना रहा है। शहरों की स्थापना इसी के समय सबसे अधिक हुई है। तो यह हमारा आज का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और आप अच्छे से इनका रिवीजन करते रहिए, क्योंकि यह दिल्ली सल्तनत के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अक्सर ऐसे ही प्रश्नों से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।